नमस्कार। पिछली कक्षा में आपने शुक्ल युग के बारे में अध्ययन किया। अब हम आज एक नया चैप्टर, नया भाग पद्य साहित्य इतिहास आरंभ करते हैं। पद्य साहित्य इतिहास यदि आप पाठ्य पुस्तक, मॉडल या अन्य पुस्तकों से पढ़ेंगे तो यह आपको अत्यंत कठिन और विस्तृत दिखाई देगा, जिसके प्रश्नों की तैयारी आप 9 से करते आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने पर पूरा भी विश्वास या श्योरिटी नहीं होती कि आपके ये प्रश्न सही होंगे। तो अतः आपकी सुविधा के लिए यह हमने अत्यंत संक्षिप्त रूप से तैयार कराने का प्रयास किया है। पद्य साहित्य इतिहास में सबसे पहले आवश्यक होता है आपका पद्य परिचय। अब पद्य या काव्य क्या है, यह आपको 3 वीडियोज़ में समझ में आएगा। धीरे धीरे क्रमशः समझते रहिए। सबसे पहले समझते हैं पद्य या काव्य क्या है। एक ऐसी रचना जो लय, ताल, छंद, यति, गति इन सारे उपादानों से, इन सोपानों से युक्त होती है, वह पद्य या काव्य कहलाती है। उसे पद्य या रचना कहते हैं। जैसे आपके सिनेमा के गीत, कविताएं या आपके सरस्वती वंदना आप देखते हैं, उसमें लय है, लय माने एक गति है, ताल है, उसके साथ तबला या ढोलक बजाई जाती है, छंद है क्योंकि वह शब्दों की एक सीमा बंधन में बंधी हुई रचना है, बीच बीच में विराम है, इसके बाद एक पूरी आकर्षक गति है, उसकी चाल है। ऐसी रचना को पद्य कहते हैं। जैसे सूरदास के पद, ये आपके पद्य या काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों, पद्य के भेद, पद्य या काव्य कितने प्रकार का होता है। पद्य के 2 भेद होते हैं। मूल भेद है, ये आधारभूत भेद है। सबसे पहले श्रव्य काव्य। अब श्रव्य ये सुनना, श्रव्य ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है, सुनना, ठीक है, यानी श्रुति जो सुनने के योग्य है। तो जिस काव्य रचना को सुनकर और पढ़कर हम आनंद व ज्ञान की अनुभूति करते हैं, वह श्रव्य काव्य है। इस श्रव्य काव्य में ज्ञान, मस्तिष्क और मन तीनों का एक तारतम्य होता है, तीनों का एक समावेश होता है, एक समन्वय होता है। क्योंकि श्रव्य काव्य में हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसके अनुसार मन में कल्पना करके आनंद की अनुभूति करते हैं। आपकी जितनी भी पढ़ाई है वह लगभग श्रव्य काव्य के माध्यम से ही होती है। जितने भी आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं वह श्रव्य काव्य का ही भाग है। अब जैसे श्रव्य काव्य में लिखा है मीरा के पद, आप इन मीरा के पदों को अगर आप पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको कोई भी पद बताऊं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये आपका श्रव्य काव्य है। बच्चों, पद्य में हृदय की प्रधानता होती है। पद्य में हृदय पक्ष तात्पर्य होता है, हृदय पक्ष की महत्ता होती है। इसलिए काव्य की भाषा हृदय की भाषा है, जिसमें कोई तर्क नहीं होता। काव्य में आप किसी भी पिक्चर का गाना सुनकर उसका अर्थ या भावार्थ नहीं निकालते, आप सुनकर उसकी ताल के अनुसार उस पर आनंदित होकर नाचने लगते हैं, वह श्रव्य काव्य है। ठीक है। दूसरा है दृश्य काव्य। दृश्य जैसा कि शब्द से ही पता है, अर्थात देखना। जिस काव्य में किसी भी काव्य रचना को, किसी भी दृश्य को देखकर आनंद और ज्ञान की अनुभूति होती है, वह दृश्य काव्य कहलाता है। अब बच्चों, आप कहोगे मीरा के पद तो दृश्य काव्य नहीं है, सूरदास के पद, रामचरितमानस दृश्य काव्य नहीं है, लेकिन हमारे गद्य में भी कुछ विधाएं ऐसी हैं जिन्हें हम काव्य के अंतर्गत रखते हैं। अतः उन विधाओं को हम दृश्य काव्य का नाम देते हैं। ऐसी कविता, ऐसा काव्य जिसे देख और सुनकर ज्ञान व आनंद की अनुभूति होती है। जैसे लावणियों के द्वारा महाभारत के दृश्यों का चित्रण करना, यह दृश्य काव्य है। अब दृश्य काव्य के उदाहरण में नाटक, सिनेमा, धारावाहिक आदि सब दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे धारावाहिक रामायण। अब ये दृश्य काव्य कैसा हुआ, आपने देखा कि राम की राजगद्दी की तैयारी चल रही है। मंथरा रानी कैकेयी को आकर समझाती है। रानी कैकेयी उसकी बातों को समझकर कोप भवन में श्रृंगार उतारकर पड़ जाती है। राजा दशरथ समझाते हैं, रानी कैकेयी वरदान मांगती है, हमारी आंखें उसे देख रही है, मन में मंथरा के प्रति घृणा है,
कैकेयी की क्रूरता के प्रति क्रोध है, ये सारी बातें दृश्य काव्य में है। क्योंकि दृश्य काव्य में आँख, कान, मन, मस्तिष्क सभी सक्रिय रहते हैं, जबकि श्रव्य काव्य में कान, मन और मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं, नेत्र नहीं। दृश्य काव्य के बच्चों कोई भेद नहीं होते, श्रव्य काव्य का भेद होता है। श्रव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्रबंध काव्य, नंबर 2 मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य क्या है? प्र उपसर्ग है, बंध माने बंधना और काव्य माने कविता। एक ऐसा काव्य ग्रंथ, एक ऐसी कविता जो विशेष बंधन में बंधी रहती है, प्रबंध काव्य कहलाता है। कैसे? जैसे बच्चों आपका प्रबंध काव्य के अंतर्गत श्री रामचरितमानस आ जाता है या पद्मावत महाकाव्य आ जाता है, ये प्रबंध काव्य है। ऐसी कविता, ऐसा काव्य जिसका आधार कोई कथा या कथानक होता है, प्रबंध काव्य कहलाता है। इस प्रबंध काव्य में कविता के भाग एक धारावाहिक के रूप में सर्गों, कांडों या भागों के रूप में विभाजित रहते हैं और उन भागों के अंतर्गत संपूर्ण कथानक होता है। सारी कथा उसके अंदर कड़ी के रूप में जुड़ी रहती है। किस तरीके से? जैसे आप उदाहरण समझिए, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित ये एक प्रबंध काव्य है। क्यों है प्रबंध काव्य? क्योंकि बच्चों श्री रामचरितमानस को 7 कांड में विभाजित किया है, लेकिन 7 के 7 कांडों में ही श्री रामचरितमानस के चरित्र का वर्णन है। जैसे सबसे पहले आता है बालकांड। बालकांड में इसमें भगवान शिव के विवाह का वर्णन, इसके बाद प्रभु श्री राम के और उनके भाइयों के जन्म का वर्णन है। दूसरा है अयोध्या कांड और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन है। अयोध्या कांड के अंतर्गत प्रभु श्री राम का अयोध्या के राज्याभिषेक की तैयारी होना, रानी कैकेयी का वरदान मांगना और प्रभु श्री राम का अयोध्या को त्याग देना। तीसरा है अरण्य कांड। इसमें प्रभु श्री राम का वन में जाना, भरत द्वारा प्रभु श्री राम को मनाना, लौटने के लिए प्रयास करना, राम की खड़ाऊ लाना। इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। इसके अंतर्गत प्रभु श्री राम उस पंचवटी कुटिया को छोड़कर आगे की ओर वन गमन करते हैं, जहाँ सीता का हरण रावण कर लेता है। राम शबरी से मिलते हैं, राम सुग्रीव, हनुमान आदि से मिलते हैं, बाली का वध करते हैं। इसके बाद आता है सुंदरकांड। जगह नहीं होने के कारण ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। सुंदरकांड, इसमें क्या है बच्चों कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के संदेश को, अंगूठी को लेकर रावण के अशोक वाटिका में जाते हैं, सीता जी को अंगूठी देते हैं, उनकी चूड़ामणि लेकर आते हैं, लंका को ध्वस्त जला डालते हैं, रावण के पुत्रों का वध कर देते हैं और जब लंका विनाश करके लौटते हैं, उसके बाद राम की सेना रावण पर चढ़ाई की तैयारी करती है। समुद्र पर पुल बांधा जाता है, यहाँ भी राम की लड़ाई की तैयारियों का चित्रण है। लंका कांड, इसमें प्रभु श्री राम का लंका पर विजय प्राप्त करना है, यहाँ भी प्रभु राम के संघर्ष है। और अंत में है उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंतर्गत प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने का वर्णन है, अयोध्या के साम्राज्य पर अधिकार करने का वर्णन है, अयोध्या की कुशलताओं का चित्रण है, अयोध्या में साम्राज्य में प्रजा की सुख सुविधाओं का चित्रण है। इस प्रकार से बच्चों आज पद्य परिचय का आपने एक भाग पढ़ा। कल की दूसरी वीडियो में हम पद्य परिचय के मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य के भागों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।